नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे चलते हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों की तरफ। हम बात करेंगे उन बारीकियों और सटीक रणनीतियों की जिन्होंने 200 से ज्यादा सीटों का एक ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर 15 पर गौर कीजिए। 15 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। ये वो 15 साल का एक छत्र राज है जो एक ही झटके में, एक ही चुनाव में पूरी तरह से पलट गया। और यकीन मानिए, राजनीति में ऐसा चमत्कार अचानक नहीं होता। इसके पीछे बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की एक बहुत मशहूर बात है कि राजनीति में कुछ भी दुर्घटनावश नहीं होता। अगर कुछ होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि उसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी। और ये बात इस नतीजे पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि एक बेहद शानदार और बारीकी से तैयार किए गए ब्लूप्रिंट का नतीजा था। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इस पूरी जीत को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, मास्टर प्लान की बनावट। दूसरा, बदलती हुई डेमोग्राफिक्स। तीसरा, सत्ताधारी पार्टी का बोझ। और चौथा, नया राजनीतिक गणित। बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के हमारा फोकस सिर्फ जमीनी हकीकत और आंकड़ों पर रहेगा। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं रणनीतिकार सुनील बंसल द्वारा तैयार की गई उस शानदार संगठनात्मक मशीनरी को जिसने इस पूरे चुनाव की नींव रखी। इस मास्टर प्लान की सबसे कमाल की बात क्या थी? इसकी शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से हुई। उत्तर प्रदेश के अनुभवी नेताओं की एक कोर टीम को बहुत ही खामोशी से तैनात किया गया। इन लोगों ने महीनों तक बिना किसी शोर शराबे के हर एक बूथ की बारीकी से मैपिंग की और स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। अब जरा इस माइक्रो टारगेटिंग के स्केल को समझिए। 1500 से भी ज्यादा ट्रेंड पार्टी वर्कर्स को लोकल लेवल पर उतारा गया। हर 5 से 7 बूथों के लिए खास शक्ति केंद्र बने और सोचिए, पूरे 44,376 मतदान केंद्रों पर एकदम सटीक ट्रैकिंग की गई। इतना ही नहीं, कुछ खास विधायकों की नाकामियों की पूरी चार्जशीट तक बनाई गई ताकि ठीक वहीं वार किया जाए जहां कमजोरी सबसे ज्यादा है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से पर। हम देखेंगे कि इस मजबूत संगठन ने बदलती हुई सामाजिक डेमोग्राफिक्स के साथ कैसे तालमेल बिठाया। इन आंकड़ों के बीच का फासला देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 30% से अधिक अनुसूचित जाति, खासकर मतुआ समुदाय वाली 72 सीटों और 20% से ज्यादा आदिवासी आबादी वाली 25 सीटों पर जीत का अंतर जबरदस्त रहा है। ऐसा ध्रुवीकरण मुख्य रूप से जमीनी शिकायतों, जमीन के अधिकारों और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के इर्द गिर्द बुनी गई राजनीति की वजह से देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की कहानी बिल्कुल उलट थी। सत्ताधारी पार्टी का जो पारंपरिक और बेहद मजबूत वोट बैंक था, वो लेफ्ट, ISF, कांग्रेस और AJUP जैसी पार्टियों के बीच बुरी तरह से बट गया। इस वोट कटवा स्थिति ने विपक्ष के लिए जीत का जो थ्रेशोल्ड था, उसे काफी कम कर दिया। यानी जहां वो पहले कमजोर माने जाते थे, वहां भी उन्हें सीधा फायदा मिल गया। एक और प्रशासनिक कदम जिसने पासा पलटा, वो था विशेष गहन संशोधन, जिसके तहत राज्य भर में लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। अगर हम जंगीपुर और करंदीगी जैसे बेहद करीबी और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के डेटा को न्यूट्रल नजरिए से देखें, तो पता चलता है कि अंडर एडजुडिकेशन यानी यूए विलोपन की संख्या हार जीत के अंतर से भी ज्यादा थी। जाहिर है, इस कदम ने इन संवेदनशील सीटों के नतीजों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की। यहां हम उन पुश फैक्टर्स को डिकोड करेंगे और उन गहरी कमजोरियों को समझेंगे जिनकी वजह से सत्ताधारी दल का इतना मजबूत किला भीतर से ही दरकने लगा। सच कहें तो सत्ता पक्ष इस बार जनता के गुस्से के एक परफेक्ट तूफान में फंस गया था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, शिक्षक भर्ती घोटाले और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवाल, खासकर आरजी कर मामले के बाद का भारी विरोध। इस गुस्से का सबसे बड़ा सबूत था आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ की जीत, जो दिखाती है कि लोग व्यवस्था से कितनी शिद्दत से जवाबदेही मांग रहे थे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की जबरदस्त सख्ती की वजह से पारंपरिक चुनावी हिंसा पर भी लगभग पूरी तरह से लगाम लग गई। और अगर इतना काफी नहीं था, तो सत्ताधारी दल ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। पार्टी में नयापन लाने के लिए एक साथ 70 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। एंटी इनकम्बेंसी से बचने का यह फॉर्मूला पूरी तरह से बैकफायर कर गया।
इससे हुआ ये कि पार्टी के अंदर भारी बगावत मच गई और वो पुराना लोकल नेटवर्क ही तबाह हो गया जिस पर उनकी जीत हमेशा से टिकी रहती थी। चलिए अब अपने आखिरी और चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस पूरे इलाके का नया राजनीतिक गणित क्या है। यहाँ असल में दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स की टक्कर थी। एक तरफ था पारंपरिक भावना और व्यक्तित्व मॉडल जो पुराने दबदबे, वेलफेयर स्कीम और एक नेता के करिश्मे पर टिका था, और दूसरी तरफ था प्रणाली और डेटा मॉडल जो पूरी तरह से मैथमेटिक्स, माइक्रो टारगेटिंग और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग पर चल रहा था। नतीजे बताते हैं कि डेटा आधारित अप्रोच ने पुरानी राजनीति को पूरी तरह से पछाड़ दिया। आसान भाषा में समझें तो इस चुनाव ने हमें इलेक्टोरल एसिमेट्री यानी चुनावी विषमता का एक मास्टर क्लास दिया है। ये साफ दिखाता है कि आज के बेहद कॉम्पिटिटिव दौर में अपने वोटर बेस को बढ़ाने के साथ साथ अगर आप अपने विरोधी के पारंपरिक वोट बैंक को रणनीतिक तौर पर बांट देते हैं तो वो भी जीत पक्की करने के लिए उतना ही असरदार हथियार साबित होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य के क्षेत्रीय चुनाव सिर्फ लोकल भावना और जज्बात से जीते जाएंगे या फिर डेटा और मैथमेटिक्स की एकदम सटीक निर्मम कैलकुलेशन से? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बारे में और गहराई से पढ़ें और समझें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।